किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? तो भाई आप एक बात मान के चलना, जो आप यहां से आशीर्वाद दोगे, बड़ा आशीर्वाद देना, चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आ, चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आना। 8 के बाद भाई वो तो जो डबल इंजन था वो तो हो गया फेल। ये डबल इंजन, इसी डबल इंजन को जिता देना। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। ताजा तस्वीरें आपको फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की बट्टू अनाज मंडी की दिखा रहा हूं, जहां पर आज कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंचे हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया के पक्ष में बड़ी जनसभा को आज संबोधित करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज बलवान सिंह दौलतपुरिया को बड़ी ताकत मिली है दीपेंद्र हुड्डा के आने से, और आज हजारों की संख्या में फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की भट्टू इलाके में जो बड़ी जनसभा है वो आयोजित की गई। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि इस जनसभा में प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा के साथ साथ आपको दिखा रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह और पूर्व विधायक कुलबीर सिंह बेनीवाल हैं, वो भी बलवान सिंह दौलतपुरिया के मंच पर आज पहुंचे हैं, और बड़ी ताकत है वो बलवान सिंह दौलतपुरिया को आज मिल गई है। किस तरह से प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा और बलवान सिंह दौलतपुरिया एक साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने दोनों को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है। हालांकि पहले चर्चा चल रही थी कि बलवान सिंह दौलतपुरिया के साथ प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा है वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन आज एकाएक सभी कांग्रेस है वो एकजुट नजर आ रही है फतेहाबाद में, और इससे बलवान सिंह दौलतपुरिया को बड़ी ताकत मिली है। क्या कुछ बड़ा ऐलान दीपेंद्र हुड्डा करते हैं, क्या कुछ कहते हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए और आपसे 5 तारीख के लिए विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि 5 तारीख को सारे जरूरी काम छोड़ के भारी संख्या में मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना, और जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा तो समस्याएं आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, उनका समाधान करना, उनका निदान करना, ये मेरा धर्म बनता है, मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप निश्चित हो जाइए, सभी समस्याओं का एक समय अवधि के अंदर हल कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। अगर किसी भाई की कोई विकट समस्या है, कोई तकनीकी दिक्कत है, कोई कानूनी अड़चन है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि उस भाई का सर वाला वजन मैं कंधे पे लाके छोड़ दूं। मैं यहाँ तक प्रयास करूंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्य प्रणाली अच्छी तरह से देखी है। भारतीय जनता पार्टी हमारी हमदर्द कभी नहीं हो सकती, हमारी हितैषी कभी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के झंडे में किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटा व्यापारी, युवा और महिलाएं नहीं हो सकती। जब कुछ देने की बात आती है तो उनको अडानी और अंबानी दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे तो नौजवान साथियों, आपने कांग्रेस पार्टी का दिन देखा है, आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल का कार्यकाल आपने देखा है, किस तरह से हुड्डा सरकार में गरीबों को मुफ्त खुराक मिलते थे, गरीब आदमी की सुनाई होती थी, बच्चों को रोजगार मिलता था, खेतों में पानी मिलता था, किसान को एमएसपी मिलता था, और भी तो मूलभूत सुविधाएं आपको सरकार से मिलनी चाहिए। 10 साल के अंदर कहीं भी सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती। अगर आप चाहते हैं कि फिर से आपकी सपनों की सरकार बने तो आने वाली 5 तारीख को सारे भाईचारा एकजुट करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को और एक बार मैं पुनः भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भट्टू कला की पावन धरा पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर फतेहाबाद विधानसभा के अपने महबूब कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए और उनको चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश देने के लिए हम सबके बीच आए। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के आपके उम्मीदवार, जिनको आप बड़े आशीर्वाद और बड़े बहुमत के साथ चंडीगढ़ पहुंचाने का फैसला कर चुके हैं, बहुत बहुत बधाई के साथ
सुंदू के साथी बलवान दौलतपुरिया जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठतम और सबसे सुलझे हुए नेताओं में जिनकी गिनती होती है, आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी। मंच पे कसूती भीड़ हो रही है और ये इससे ये पता चलता है आपकी कसूती हवा चल रही है भाई। कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है पूरे हरियाणा, क्योंकि बीजेपी वालों के तो मंच पे नेताओं का टोटा हो रहा है और हमारे यहाँ मंच पे बोलन की जगह का टोटा हो रहा है। बोले कहां से? पूरे हरियाणा की अब तक आवाज आ गई कि नहीं आ गई? किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? हरियाणा के कोने कोने से, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। देखो, मैंने नहीं कहा पा रही है कि नारा लगाओ, ये अंदर से आवाज आई है, ये सच्ची आवाज है पूरे हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम में, महंगाई देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर महंगाई हो गई, हर घर का बजट बिगड़ गया और भ्रष्टाचार ऐसा आपने देखा होगा। डबल इंजन की बोलते थे, डबल इंजन की सरकार, बीजेपी जेजेपी की डबल इंजन, खट्टर साहब और दुष्यंत की डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? डबल इंजन रह गए, डब्बे छूट गए, सही बात है ना। और डबल इंजन की सरकार थी काम करने के लिए, डबल इंजन नहीं, डबल इंजन की सरकार थी लूट मचाने के लिए। डबल इंजन प्रदेश को लूट गए, 5 साल तक प्रदेश में भ्रष्टाचार किया और उसके बाद सिरसा रैली में मैंने कहा था, दिसंबर में आपको याद होगा, मैंने कहा था कि समझौते से समझौता तोड़ेंगे लोकसभा इलेक्शन से पहले, कहा था कि नहीं कहा था सिरसा रैली के अंदर, और इन्होंने लोकसभा से 1 हफ्ते पहले समझौता तोड़ दिया। समझौता तोड़ते ही अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के सारे घोटालों की लिस्ट लेकर बीजेपी के सारे घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के सारे घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ, 5 साल के तक मिलकर लूट खा गए, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया और उसके बाद एक दूसरे घोटालों की जांच करा रहे हैं, राज बता रहे हैं, मर जनता सब जानती है। आज ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जिसने हर बार को उलझा दिया, किसी को उलझा दिया पोर्टल में, किसी को उलझा दिया आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में। पक्की भर्ती खादी की नहीं भी खादी बीजेपी, पक्की नौकरियां खा गई, पक्की नौकरी खत्म, 2 लाख सरकारी पद खत्म, 1.5 लाख पदों पर कौशल निगम के आधार पर बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के बच्चे लगाकर उनका शोषण करने का काम हुआ। फौज की पक्की भर्ती खत्म, अग्निवीर की योजना आ गई। आज हर वर्ग को उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई और हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली और हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। इतना अहंकार बढ़ गया इस सरकार का। आपको याद होगा किसान आंदोलन, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 1 साल तक किसान बैठा रहा। इस बात का तो दुख है कि 1 साल तक इनकी सुनवाई नहीं हुई किसान की, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात का दुख है कि सहानुभूति के 2 बोल भी नहीं निकले बीजेपी के मुंह से। 750 घर उजड़ गए, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का घरवाला था, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द नहीं। क्या कसूर था देश के किसान का कि देश की प्रजातंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार ने इतना भेदभाव किया। उस सरकार के दिल में किसान के लिए इतना भी दया का भाव नहीं कि कम से कम कह सकते थे तुम्हारी मांगों को ठुकराते हैं, लेकिन तुम्हारे धरने पे एक की मौत हो गई, उसके प्रति हम अपना दुख प्रकट करते हैं। क्या कसूर था उन किसानों का और क्या कसूर था हमारे जैसे, क्या कसूर था मेरा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आपको याद होगा किसान आंदोलन में
पिछले 10 साल से इस बार तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि 5 सांसद आपने दिल्ली में भेजे और एक मजबूत विपक्ष आपने दिल्ली में भेजे। यहां से भी आपने हमारी बहन शैलजा जी को जिताकर यहां से भी आपने भेजा, 5 सांसद आपने दिल्ली में भेजे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन पिछले 10 साल से हरियाणा के 15 सांसद जाते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के। मैं अकेला विपक्ष में पिछले 10 साल से वहां पर मैं डटा हुआ था। पहले लोकसभा में 2014 में लोकसभा में 2 विपक्ष में आए थे, दुष्यंत चौटाला और दुष्यंत चौटाला भी आए थे मेरे साथ, लेकिन वो तो दिल्ली जाके, आपको पता है उसको हवा लग गई दिल्ली जाते ही, उसका क्या हुआ, वो तो चला गया। लेकिन उसके बाद पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में 10 साल से आप अंदाजा लगा सकते हो मेरे पे क्या बनी होगी। किसान आंदोलन में हरियाणा के 15 में से 14 बीजेपी के सांसद, अकेला जब मैं खड़ा हुआ लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, संसद में, और मैंने कहा कि किसान की बात नहीं मानते तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द प्रकट कर दो, सारी देश के बीजेपी के सांसद टूट के पड़े जैसे मैंने कोई कसूर कर दिया, मेरी बहुत बड़ी गलती हो। सारी देश के बीजेपी के सांसद टूट के पड़े, सबने निशाने पे लिया। आज तक मुझे भी छोटी उम्र में 5वीं बार देश की संसद में पहुंचने का अवसर मिला है, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, 5वीं बार मैं पहुंचा हूं 20 साल से। लेकिन ऐसा अकेलापन आपके इस बेटे ने कभी महसूस नहीं किया। क्या गलती थी मेरी, क्या कसूर था मेरा? मैं केवल आपका बेटा था, ये मेरा कसूर था। ईमानदारी से खड़ा था, बीजेपी के आगे सरेंडर नहीं किया था जैसे दुष्यंत चौटाला ने सरेंडर कर दिया था, ये मेरा कसूर था। और क्या कसूर था इन बेटियों का? हमारी बेटियां 6 ओलंपिक विजेता, हमारी बेटियां लगातार दिल्ली के सड़कों पे 6 महीने तक घसीटवाने का काम इस बीजेपी ने किया, उन बेटियों को न्याय नहीं दिया। कितना भेदभाव इनके दिल में होगा आपके लिए, आप अंदाजा लगाना, क्योंकि राज धर्म में नागरिक में फर्क नहीं हो सकता। और बहन बेटी की इज्जत की बात आए तो अपने दुश्मन की बहन बेटी की भी इज्जत को अपनी इज्जत मानना इस देश की संस्कृति है। लेकिन इन बेटियों का यही कसूर था, वो हरियाणा की बेटियां थी, आपकी बेटियां थी, न्याय नहीं मिला, 6 महीने तक बैठी रही। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहकर FIR दर्ज कराई। उसके बाद धन्यवाद करते हैं दिल्ली की न्यायपालिका का, जिस न्यायपालिका ने आरोप तय कर दिया और कहा बीजेपी का जो आरोपी सांसद था कि उसने हमारी 6 बेटियों के साथ गलत काम किया था, ऐसे सबूत मिले, दिल्ली न्यायपालिका ने लिख के आरोप तय कर दिए। लेकिन 6 महीने तक जिस दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है, हम दिल्ली में जाकर न्याय नहीं दिला पाए अपनी बेटियों को। कितना अहंकार इस सरकार का, और कितना अहंकार होगा इनमें जब इन्होंने कह दिया लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार, कहा कि 400 पार का, क्योंकि इनका अहंकार पहुंच गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक, और कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी हम तोड़ेंगे, 400 पार का नारा दे दिया। तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया और संविधान को बचाने का काम, लोगों ने बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम किया है। और जब हम चुन के गए 100 सांसद कांग्रेस पार्टी के 5 हरियाणा से लोकसभा के अंदर, इस बार हमने शपथ ली तो हमने नारा लगाया जय संविधान। आपने सुना होगा नारा जय संविधान। और जब हमने जय संविधान नारा लगाया तो सारी बीजेपी के सांसद तिलमिला गए। हमारे लोकसभा के स्पीकर ने कहा जय संविधान नारा नहीं लगना चाहिए। आपने देखा होगा, देखा था कि नहीं देखा था? और आपने देखा होगा तभी 550 सांसदों में आपका ये बेटा उठ खड़ा हुआ और कहा मैंने ये देश जय संविधान के नारे से चलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? और उन्होंने कहा क्या स्पीकर ने कि बैठ जाओ, कहा कि रुक जा भाई, रुक जाओ। उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब 5 तारीख को वोट पड़े तो लोकसभा के स्पीकर तक और बीजेपी के दिल्ली के नेताओं तक जय संविधान नारे की गूंज पहुंचनी चाहिए। 5 तारीख को जब वोट पड़े, जब 5 तारीख को वोट पड़े, एक वोट जब पड़े तो जय जवान जय किसान के नारे की गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। तो भाई आप एक बात मान के चलना, जो आप यहां से आशीर्वाद दोगे, बड़ा आशीर्वाद देना, चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आ, चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आना। भाई कामों की 8 तारीख के बाद देखो, 5 को भाई आप पूरा आशीर्वाद देना, 8 के बाद भाई वो तो जो डबल इंजन था वो तो हो गया फेल।
ये डबल इंजन, इसी डबल इंजन को जिता देना। और 8 तारीख के बाद आपके कामों का मीटर हम खींच देंगे भाई। बताओ मंजूर है तो बताओ। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अपने सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं। किसी भी पार्टी में बहुत लोगों का अधिकार होता है मेहनत करना, टिकट मांगना, और सही अधिकार होता है, मगर केवल 90 उम्मीदवारों को मैदान में उतारना किसी भी पार्टी की मजबूरी। लेकिन सरकार बनती है तो उसमें सबका साझा, क्योंकि सबकी साझे की मेहनत से ये जो आज माहौल बना हरियाणा प्रदेश का। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद, आप सब मेरे आग्रह पे आज आए, आज आपने पूरा समर्थन किया। ये जो 1 हफ्ता बचा है, इस 1 हफ्ते में आप हमारी बात का ख्याल रखना, पूरी ईमानदारी से, सभी साथी पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, आप हमारा ख्याल रखना, ताकि हम 8 के बाद आपका भी पूरा ख्याल रखें, पूरा मान सम्मान रखें। तो मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों का, भाई आप हमारा जो आज हम यहाँ पे आए हैं उस बात का मान सम्मान आप पूरा रखना, ताकि हम भी आपका जो सरकार बनेगी उस सरकार में आप सबकी भी हिस्सेदारी होगी, आप सबका भी मान सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। बताओ भाई ये मंजूर हो तो बताओ भाई।